दोस्तों, आज मैं यूपीएससी से रिगार्डिंग बात करूँगा। यूपीएससी का जिस तरीके से बच्चों में क्रेज़ देखा जा रहा है, उसको लेकर मेरे मन में यही विचार आता है कि देखिए यूपीएससी का लेवल क्या है, हर बच्चा क्यों यूपीएससी तरफ भाग रहा है। जबकि यूपीएससी जो है भारत के कठिनतम एग्ज़ाम में से एक है। यहाँ तक कि दुनिया में जितने भी कठिन एग्ज़ाम होते हैं उसकी लिस्ट में यूपीएससी का नाम आता है। लेकिन कहा जाता है जो जितना हार्ड या कठिन होता है उसका रिवॉर्ड, उसका रिज़ल्ट उतना ही बड़ा होता है। ठीक, तो इसी सिलसिले को ध्यान में रखते हुए हमने यूपीएससी से रिलेटेड एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम यूपीएससी से रिगार्डिंग जो भी सब्जेक्ट है और सिलेबस है उसको हम धीरे धीरे करके एक एक करके कवर करेंगे। तो हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। जो पहला सब्जेक्ट हमने चुना है वो सब्जेक्ट है हमारा जियोग्राफी। तो जियोग्राफी चुना है, भूगोल, उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम जियोग्राफी पढ़ने से पहले आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जियोग्राफी को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं तो आपको जियोग्राफी के लिए मैप पर स्टडी करनी होगी। क्योंकि जियोग्राफी की जो सोल है, उसकी आत्मा है, वो उसके मैप में बसती है। अगर आप मैप स्टडी नहीं कर सकते तो आपको जियोग्राफी कभी भी समझ में नहीं आएगी। भूगोल आपके लिए एक बैरियर की तरह सामने आ जाएगा। तो इसलिए मेरा आपसे यही सजेशन है कि आप जब भी जियोग्राफी पढ़ें तो मैप को अपने सामने रखें और फिर इसको विजुलाइज करें। जैसे जैसे अगर आप मैप को सामने रखकर विजुलाइज करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे जियोग्राफी आपके ज़िंदगी का हिस्सा बनता चला जाएगा और जियोग्राफी में आपको इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। तो बिना देरी किए हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अपने पहले टॉपिक की तरफ और पहले सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारा जियोग्राफी सब्जेक्ट है और पहला टॉपिक है हमारा अक्षांश और देशांतर। तो हम समझने की कोशिश करेंगे अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है। तो हमने बात की है कि अक्षांश यानी लैटिट्यूड और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। तो अक्षांश देखिए, अक्षांश को किस तरह से डिफाइन किया जाए ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। बेसिकली अगर कहा जाता है कि अक्षांश और देशांतर जो रेखाएं हैं, ठीक है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। इन्हें हमने अपने ग्लोब पर खींचा हुआ है ताकि हम किसी देश की स्थिति को आसानी से समझ सकें और उसको अच्छी तरीके से एनालिसिस कर सकें और सारे के सारे जो हम उससे प्रोजेक्ट तैयार करें, जो भी चीज़ें तैयार करें, उसको आसानी से सॉल्व किया जा सके। इसी सिलसिले में अक्षांश और देशांतर को ग्लोब पर खींचा गया। ये वास्तविक रेखाएं नहीं है। अगर आप जब भी ग्लोब या अर्थ पर मूव करेंगे तो कभी भी आपको ये वास्तविक रेखाएं नज़र नहीं आएंगी, केवल ये मैप पर नज़र आती हैं, इसलिए इन्हें काल्पनिक रेखाएं कहते हैं। जैसे हम पहली काल्पनिक रेखा की बात कर रहे हैं, हम अक्षांश। तो अक्षांश को समझने के लिए कहिए, देखिए मान लीजिए ये अर्थ है हमारी, अर्थ। तो अर्थ जो है उस पर आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से लाइनें बनी होंगी। इस तरह की लाइनें। तो ये जो लाइनें बनी हुई है जिन्हें हम क्षैतिज लाइनें कहते हैं, ठीक है, लेटी हुई लाइनें कहते हैं, इन्हीं को नाम दिया है लैटिट्यूड या अक्षांश रेखाएं। ठीक है, तो अब जो बीचा बीच में से जो रेखा जाती है इसे हम भूमध्य रेखा नाम देते हैं, भूमध्य रेखा। इसे 0 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं और अक्षांश और देशांतरों को इनको मापने के लिए हम मिनट, डिग्री और सेकंड का इस्तेमाल करते हैं। यानी कहा जाए इनको पहले डिग्री में नापेंगे, फिर मिनट में या सेकंड में। कभी कभी हम एक ही अक्षांश को मिनट, डिग्री और सेकंड में भी दिखा दिया जाता है, जो पॉइंटों वाली वैल्यू होती है, एक तरह की, उस तरह का समझिए।
तो अगर देखा जाए तो अब क्या कहा जाएगा, सिंपल भाषा में आपसे पूछ ले कि अक्षांश क्या है, तो आप क्या कहें, अक्षांश एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी पर क्षैतिज खींची गई हैं। ठीक है, अगर इनको और अच्छी तरीके से डिफाइन करना हो वैज्ञानिक तरीके से, जियोग्राफिक तरीके से, तो आप कहेंगे कि पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर किसी बिंदु से खींची गई कोणीय दूरी को, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर किसी बिंदु से खींची गई कोणीय दूरी को हम अक्षांश कहते हैं। तो अक्षांश बीच से जो मध्य से जो अक्षांश खींचा जा रहा है, इसे भूमध्य रेखा नाम दिया गया है। और ऐसे ही हम ऊपर की तरफ, यानी हम नॉर्थ की तरफ चलें और साउथ की तरफ चलें, तो नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो इस तरह से आपको लाइन बहुत सारी खींचे मिलेंगी। तो 1 2 3, तो पोल तक पहुंचते पहुंचते इनकी संख्या 90 हो जाती है। ऐसे साउथ तक पहुंचते पहुंचते इनकी संख्या 90 हो जाती है, टोटल 180। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बताओ टोटल हमारी कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, वहाँ ऑप्शन में 180 दिया होगा। अगर आपने 180 लगा दिया तो गलत हो जाएगा। यहाँ एक पेज है वो समझिए। देखिए भूमध्य रेखा को जब हम 0 से काउंट कर रहे हैं 90 तक, तब भी एक बार काउंट किया, इसमें काउंट किया, और यहाँ से नीचे काउंट किया तब भी 2 बार काउंट किया हमने। तो इस वजह से अगर इसमें से एक माइनस कर दिया जाए तो 179। तो भूमध्य आपका यहाँ से पूरी टोटल आपकी जो अक्षांश बनेगी 179 बनेगी। ठीक है, अब यहाँ से एक 2 अक्षांशों के बीच दूरी, यानी पहला और दूसरा 2 अक्षांशों के बीच की डिस्टेंस अगर नापा जाए तो देखा गया है कि इनकी जो डिस्टेंस है वो 111 किलोमीटर है। कि अगर हमें एक अक्षांश को पार करना है तो कम से कम हमें 111 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करना होगा। ठीक है, ऐसे ये भूमध्य रेखा जो हमने बात की है, ये भूमध्य रेखा हमारे अर्थ को 2 भागों में बांट देता है। इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। इसे इंग्लिश में नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर कहते हैं। ठीक है, अब इसको जब हम उसकी और डीप स्टडी करते हैं और इसको डीप समझने की कोशिश करते हैं तो इनकी जो आपके अक्षांश हैं, इनको हम जब मैक्रो से माइक्रो पे जाते हैं, ठीक है, मिनिमम या हम कहें हम जूम इन करते हैं, तो इसमें जितनी भी हमारी अक्षांश रेखाएं हैं उनको हम पढ़ते हैं। इनमें 3 है, जैसे भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर है, दूसरा कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री पर है नॉर्थ में, और आप है मकर रेखा जो साउथ में है 23.5 डिग्री पर। ये तीनों ही रेखाएं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम अगले वीडियो में इन्हीं को एनालिसिस करेंगे और इन्हीं को डीप स्टडी करेंगे कि किस तरीके से कर्क रेखा जो है वो किन स्टेटों से गुजरती है, किन कंट्रियों से गुजरती है। हम इनको बात करेंगे, इनका क्लाइमेट क्या है, इनको जानने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।